नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। मैया योजना में बड़ी गड़बड़ी, पूर्वी सिंहभूम के 4068 लाभुकों से होगी राशि की वसूली। पूर्वी सिंहभूम जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दस्तावेजों की जांच और भौतिक सत्यापन के आधार पर अब तक 4068 लाभुकों से योजना के तहत प्राप्त राशि की 100% वसूली की तैयारी की जा रही है। इन लाभुकों पर गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाकर योजना का लाभ लेने का आरोप है। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान में अब तक 6,974 लाभुकों के नाम योजना की सूची से हटाए जा चुके हैं। इनमें मृत लाभुकों के नाम भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन मामलों में पात्रता नहीं पाई गई है, वहां नियमानुसार राशि की वसूली के साथ आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कुल 3,07,071 पंजीकृत लाभुक हैं। इनमें से अब तक 2,89,019 लाभुकों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। जांच में लगभग 90% लाभुक पात्र पाए गए हैं। हालांकि 11,078 लाभुकों का सत्यापन अभी शेष है। विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद लाभुकों की अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जांच के दौरान ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहां लाभुकों के बैंक खातों में पिछले कुछ महीनों से योजना की राशि नहीं पहुंच रही है। लाभुकों का कहना है कि उन्हें सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान शुरू होने की जानकारी दी गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार शेष सत्यापन पूरा होते ही अपात्र पाए गए लाभुकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई और राशि वसूली की प्रक्रिया और तेज की जाएगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। कई महत्वपूर्ण योजनाओं, प्रशासनिक निर्णयों को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। बैठक को लेकर सभी विभागों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कैबिनेट की बैठक पर राज्य भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें लिए जाने वाले फैसलों का सीधा असर विकास योजनाओं और आम लोगों से जुड़े कई मुद्दों पर पड़ सकता है। सीएम हेमंत सोरेन के गृह प्रखंड में चुआ का गंदा पानी पीने को मजबूर आदिवासी परिवार, रामगढ़ डीसी ने लिया एक्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह प्रखंड रामगढ़ के गोला में पानी का भीषण संकट गहरा गया है, जहां स्थानीय आदिवासी परिवार चुआ का दूषित और गंदा पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों को लंबे समय से पीने के लिए साफ पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस बेहद संवेदनशील मामले की खबर मीडिया में आने के बाद रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने तुरंत एक्शन लिया और मामले को गंभीरता से देखते हुए संज्ञान लिया है। डीसी चंदन कुमार ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता और संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभावित गांवों का दौरा करने का कड़ा निर्देश दिया है। प्रशासन ने क्षेत्र में खराब पड़े चापाकलों को तुरंत ठीक करने और जरूरत के मुताबिक नए जल स्रोतों व टैंकरों के माध्यम से ग्रामीणों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि इस समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि आदिवासी परिवारों को इस नरकीय स्थिति से हमेशा के लिए राहत मिल सके। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स कर्मी की सड़क हादसे में मौत, हाईवा छोड़कर फरार हुआ चालक, परिजनों और स्थानीय लोगों ने किया रोड जाम। जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र में आज सोमवार सुबह सड़क हादसे में टाटा मोटर्स जा रहे 25 वर्षीय युवक सुमित मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई। वो चांदनी चौक निवासी थे। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार सुमित सुबह करीब 5:30 बजे बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे। सलगा जूड़ी हनुमान मंदिर के पास पीछे से आ रहे हाईवा ने ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे उनकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई। इसके बाद वो हाईवा के पहिए की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने हाईवा को मौके पर ही रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। परसूडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। रांची जमशेदपुर NH 33 को 214 करोड़ की सौगात, 18 जून को भूमि पूजन से बदलेगी तस्वीर। रांची जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के कायाकल्प के लिए 214 करोड़ रुपए की भारी भरकम सौगात मिली है, जिसका आधिकारिक भूमि पूजन 18 जून को होने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुरू होने से झारखंड के इन दो सबसे प्रमुख शहरों के बीच का सफर न केवल बेहद आसान और आरामदायक हो जाएगा, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी मार्ग में कई बड़े सुधार देखने को मिलेंगे।
लंबे समय से इस हाईवे की बदहाली से जूझ रहे स्थानीय लोगों, व्यापारियों और राहगीरों के लिए यह खबर एक बड़ी राहत लेकर आई है, जिससे इस लाइफलाइन की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। इस बड़े निवेश के जरिए सड़क के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने का काम तेजी से किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था सुगम होगी और आए दिन होने वाले हादसों पर प्रभावी रोक लगेगी। 18 जून को होने वाले भूमि पूजन के तुरंत बाद निर्माण कार्य रफ्तार पकड़ लेगा, जिससे न केवल आम जनता का कीमती समय बचेगा, बल्कि रांची और जमशेदपुर के बीच औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों को भी एक नई गति मिलेगी। झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार, 11 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट। झारखंड में मानसून की सक्रियता तेजी से बढ़ने के कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोडरमा के तिलैया में सर्वाधिक 46.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि चंदवा में 45.2 मिलीमीटर और रांची के कांके में 42.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। आज सोमवार को राज्य के दक्षिणी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में बादल छाए रहे, जिसमें रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग सहित 11 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने लोगों से आंधी तूफान के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। राजधानी रांची में भी रविवार को दिन भर की तेज धूप के बाद शाम को अचानक मौसम बदला और देर रात तक हुई भारी बारिश के कारण सेवा सदन पथ, जयपाल सिंह स्टेडियम, मेन रोड और स्टेशन रोड जैसे कई इलाकों में गंभीर जल जमाव की स्थिति बन गई। वहीं सुरक्षा के लिहाज से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं और समुद्र तल पर एक सक्रिय मौसमी ट्रफ पश्चिम राजस्थान से झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक गुजर रही है। हालांकि राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों जैसे पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में अपेक्षाकृत कम बारिश होने का अनुमान है, जिसके कारण इन इलाकों में 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ उमस भरी गर्मी का प्रकोप बना रह सकता है। जमशेदपुर से 3 स्कूली बच्चे लापता, रविवार सुबह से नहीं लौटे घर, तलाश में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीगोड़ा देवगाम टोला से रविवार सुबह 3 स्कूली बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। परिजनों के अनुसार 9 वर्षीय गौरव कुमार, 14 वर्षीय अभिराज कुमार और 14 वर्षीय कार्तिक कुमार सुबह करीब 10 बजे घर से अलग अलग बहाने बनाकर निकले थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे। गौरव ने कॉपी लेने बाजार जाने की बात कही थी, जबकि अभिराज और कार्तिक क्रिकेट खेलने की बात कहकर घर से निकले थे। देर शाम तक जब तीनों में से कोई भी घर नहीं लौटा तो परिजनों ने आसपास खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर परसुडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और बच्चों की तस्वीरें आसपास के सभी थानों में भेज दी गई है। साथ ही टाटानगर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उनके संभावित मूवमेंट का पता लगाया जा सके। लापता बच्चों में 2 छात्र राहड़गोड़ा स्थित एवीएमपी हाई स्कूल और एक छात्र सेंट मैरी स्कूल का बताया जा रहा है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी को इन बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस या परिजनों को सूचित करें, क्योंकि पूरे इलाके में बच्चों के अचानक लापता होने से चिंता का माहौल बना हुआ है। नीट एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, 21 जून को होगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी है। ये परीक्षा 21 जून 2026 दिन रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक खाते की जानकारी की जांच कर लें। साथ ही एडमिट कार्ड में दिए गए परीक्षा केंद्र और अन्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी होती है तो वे एनटीए हेल्पलाइन 011-4075-9000 पर संपर्क कर सकते हैं या NEET-UG 2026@nta.ac.in पर ईमेल भेज सकते हैं। सड़क हादसे के बाद अस्पताल में फूटा गुस्सा, डॉक्टर और एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिजनों का हंगामा। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में आज सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था की भारी लापरवाही और बदहाली खुलकर सामने आ रही है। लोहारांगी पेट्रोल पंप के पास एक टेम्पो और बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर में 25 वर्षीय युवक मौसम शेख गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।
अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि रेफर किए जाने के बाद अस्पताल से ना तो डॉक्टर मिले और ना ही समय पर 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल परिसर में तड़पता देख परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। घंटों इंतजार के बाद जब कोई सरकारी मदद नहीं मिली तो मजबूरन परिजनों ने निजी वाहन की व्यवस्था कर घायल को धनबाद भेजा। हंगामा बढ़ने पर नारायणपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया, जबकि ग्रामीणों ने अब उच्च अधिकारियों से इस घोर लापरवाही की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। झारखंड में पीएफओ के तहत कंसल्टेंट की भर्ती 18 जून को वॉक इन इंटरव्यू। झारखंड में कृषक उत्पादक संगठन पीएफओ के तहत कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 18 जून को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। ये भर्ती अभियान राज्य में कृषि और किसानों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। जो उम्मीदवार इस क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हैं और जरूरी योग्यता रखते हैं, वे सीधे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए कंसल्टेंट पीएफओ के कामकाज को बेहतर बनाने, किसानों को तकनीकी मदद देने और उनके उत्पादों को सही बाजार दिलाने में मदद करेंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों और बायोडाटा के साथ तय तारीख 18 जून को इंटरव्यू के लिए पहुंचना होगा। पहले पत्रकार को फोन पर धमकी, फिर लाठी डंडों से जानलेवा हमला, बेटे को भी मारा। पत्रकार और उनके बेटे पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस वारदात की शुरुआत पत्रकार को फोन पर मिली एक अज्ञात धमकी से हुई थी, जिसमें उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। इसके कुछ ही समय बाद बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार को रास्ते में घेर लिया और उन पर लाठी डंडों व धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब पत्रकार का बेटा अपने पिता को बचाने के लिए बीच बचाव करने दौड़ा तो हमलावरों ने उसे भी नहीं बख्शा और उसकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे दोनों लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। इस बर्बर हमले के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से नाराज स्थानीय पत्रकारों और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। मीडिया कर्मियों पर बढ़ते हमलों ने एक बार फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और फोन कॉल डिटेल्स के आधार पर हमलावरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पलामू में बूंद बूंद पानी को तरसे ग्रामीण, पांकी मेदिनीनगर हाईवे पर बाल्टी बर्तन रखकर लगाए 2 किलोमीटर लंबा जाम। पलामू जिले में पानी की भीषण किल्लत से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा अब फूट पड़ा। इसके विरोध में उन्होंने पांकी मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर खाली बाल्टी, डिब्बे और बर्तन रखकर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। इस कड़कड़ाती धूप और चिलचिलाती गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस चक्का जाम के कारण हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे बस यात्रियों, ट्रक ड्राइवरों और आम राहगीरों को घंटों तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके का जल स्तर बहुत नीचे गिर जाने से गांव के लगभग सभी कुएं और चापाकल पूरी तरह सूख चुके हैं। पानी के लिए महिलाओं और बच्चों को कई किलोमीटर दूर भटकना पड़ रहा है, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन ने पानी के टैंकरों की कोई व्यवस्था नहीं की। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जल्द से जल्द टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई शुरू करने का लिखित भरोसा दिया, जिसके बाद ही ग्रामीणों ने जाम हटाया। आदिवासी महिला से बदसलूकी के आरोप में चांडिल थाना के एएसआई निलंबित। आदिवासी महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप में चांडिल थाने में पदस्थापित एएसआई यमुना राम को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार चांडिल थाने में पदस्थापित एएसआई यमुना राम पर एक महिला ने अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले पर संज्ञान लिया और उन्हें पुलिस केंद्र तलब किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया तथ्यों के आधार पर एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया जाता है कि पुलिस एक युवक को पूछताछ के लिए थाने लेकर जाने के लिए गांव पहुंची थी। इसी दौरान महिला और पुलिसकर्मी के बीच विवाद हो गया। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट भी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आदिवासी समाज के लोगों में नाराजगी देखी गई। एसडीपीओ का कहना है कि मामले की विभागीय जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा अनुचित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डाल्टनगंज समेत देश के 7500 रेलवे स्टेशनों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। आगजनी से बचाने के लिए बनेगी नई पॉलिसी। भारतीय रेलवे डाल्टनगंज समेत देश के लगभग 7500
रेलवे स्टेशनों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्टेशनों को आगजनी की घटनाओं से सुरक्षित रखना है। इस बड़े अभियान के तहत स्टेशनों पर बिजली के तारों, शॉर्ट सर्किट की संभावनाओं, जर्जर उपकरणों और आग बुझाने वाले पुख्ता इंतजामों की बारीकी से जांच की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल मुख्यालयों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना या जान माल के नुकसान को समय रहते रोका जा सके। इस ऑडिट से मिलने वाली रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर रेलवे स्टेशनों को आग से बचाने के लिए एक नई और आधुनिक फायर सेफ्टी पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस नई नीति के तहत न केवल स्टेशनों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा, बल्कि आग लगने की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने और त्वरित कार्रवाई करने के लिए आधुनिक तकनीकों व उपकरणों को भी शामिल किया जाएगा। 108 एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मौत मामला, जांच में नेटवर्क प्रॉब्लम जिम्मेदार। नेटवर्क समस्या और तकनीकी खराबी के कारण समय पर 108 एम्बुलेंस न मिल पाने से एक मरीज को बेहद गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। परिजनों द्वारा आपातकालीन नंबर पर बार बार कॉल करने के बावजूद कंट्रोल रूम तक आवाज साफ न पहुंचने के कारण मरीज की सटीक लोकेशन और उसकी नाजुक स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका। इस गंभीर संचार बाधा की वजह से एम्बुलेंस सही समय पर मौके के लिए रवाना नहीं हो सकी, जो हमारी स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं में मजबूत टेलीकॉम कनेक्टिविटी की भारी कमी को साफ तौर पर उजागर करता है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने आपातकालीन सेवाओं के बैकअप सिस्टम और मोबाइल नेटवर्क पर उनकी अत्यधिक निर्भरता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। स्थानीय नागरिकों और पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे आपातकालीन मामलों के लिए कोई वैकल्पिक संपर्क व्यवस्था जैसे कि तत्काल व्हाट्सएप लोकेशन शेयरिंग या इंटरनेट आधारित मैसेजिंग सेवा जरूरी होनी चाहिए, ताकि खराब नेटवर्क की स्थिति में भी किसी की जान बचाई जा सके। फिलहाल संबंधित विभाग इस तकनीकी खामी और संवेदनशीलता की जांच कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी जानलेवा लापरवाही और तालमेल की कमी दोबारा न देखने को मिले। रामगढ़ में 14 हाथियों ने 10 एकड़ फसलें की बर्बाद, घर की खिड़की और दीवार तोड़ी, मक्का, नेनुआ, भिंडी और बोदी की फसल खाए। रामगढ़ के गोला प्रखंड में जंगली हाथियों के 14 सदस्यीय झुंड ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में दहशत फैला दी है। बीती रात हाथियों ने कई गांवों में जमकर उत्पात मचाया, जिससे लोगों में भय का माहौल गहरा गया है। कोराम्बे गांव में सागर महतो के घर की खिड़की और दीवार को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं विनोद महतो की राशन दुकान के गोदाम को तोड़कर उसमें रखा महुआ और चना खा गए। चनेसर महतो के खेत की सुरक्षा के लिए बनाई गई चहार दीवारी को भी हाथियों ने ध्वस्त कर दिया। अचानक हुए इस हमले से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोग रात भर जाकर अपनी सुरक्षा में जुटे रहे। जानकारी के अनुसार हाथियों का ये झुंड बोकारो जिले के महुआ टांग क्षेत्र से दामोदर नदी पार कर गोला प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पहुंचा है। हेसापुड़ा, खैराजारा, डुमरडीहा, सिंगारी, परसाडी, कोराम्बे, बड़का जारा, हेठगढ़ा, मुरपा, कुआ, लिपिया, बुटगोड़वा, गंधौनिया और सुतरी सहित कई गांव इस झुंड की चपेट में हैं। इस दौरान करीब 10 से 15 एकड़ में लगी मक्का, नेनुआ, भिंडी और बोदी जैसी फसलें हाथियों ने खाकर और रौंद कर बर्बाद कर दी है। दलमा में फुटबॉल स्टार बना नन्हा गजराज, फीफा वर्ल्ड कप की धूम के बीच बादल की किक ने जीता दिल, पर्यटकों के साथ कर रहा मस्ती। दलमा वन्यजीव अभयारण्य में बादल नामक एक नन्हा हाथी इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप के खुमार के बीच ये 3 साल का शावक इंसानों की तरह पैरों से फुटबॉल खेलकर सबका दिल जीत रहा है। महावत द्वारा फुटबॉल फेंके जाने पर बादल उसे न सिर्फ सलीके से रोकता है, बल्कि अपनी सूंड और पैरों के इस्तेमाल से बेहतर किक भी मारता है। इस नन्हे गजरात की ये अनोखी खेल प्रतिभा सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। बादल को 3 साल पहले दलमा की पहाड़ियों से रेस्क्यू किया गया था, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने उसका पालन पोषण किया। शुरुआती समय में वो बहुत कमजोर था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, लेकिन अब वो पूरी तरह स्वस्थ और फुर्तीला हो चुका है। अभ्यारण्य में आने वाले पर्यटक उसकी इस फुटबॉल स्किल और चुलबुली हरकतों को देखकर बेहद रोमांचित हैं। बादल अब दलमा का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार और पर्यटकों का पसंदीदा साथी बन गया है। 2 पोतों ने मिलकर की दादी की हत्या, भेजे गए जेल। खूंटी जिला अंतर्गत रनिया थाना क्षेत्र स्थित बांगुर कुलम झोरा टोली गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल 2 पोतों ने अपनी 69 वर्षीय दादी पुटकी देवी की पहले हत्या कर दी, फिर शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर कोयल नदी के किनारे झाड़ियों में छिपा दिया। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपी पोतों सोनू झोरा और जतरू झोरा को गिरफ्तार कर आज सोमवार को जेल भेज दिया है। दोनों पोतों ने मिलकर अपनी ही दादी की हत्या क्यों की, फिलहाल इस पर कोई खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। फिलहाल अभी जांच की जा रही है और पूछताछ के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। रांची में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई, 14 जून को कटे 2464 चालान। राजधानी में लगातार प्रशासन द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। रांची के हर चौक चौराहे पर प्रशासन की पैनी नजर है। यातायात नियम तोड़ने वालों पर
लगातार प्रशासन कार्रवाई करती नजर आ रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रांची यातायात पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 14 जून को शहर के सभी यातायात थाना क्षेत्रों में यातायात पुलिस के द्वारा मोटर यान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के दौरान 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन और ऑटो की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कई सारे लोगों को यातायात नियम तोड़ने के जुर्म में पकड़ा और उनका चालान भी काटा। काटे गए चालान में सबसे ज्यादा नो पार्किंग क्षेत्र में लगे वाहनों का रहा, जिसकी संख्या 1007 थी। साथ ही बिना हेलमेट के वाहन चलाना, ओवर स्पीड, ट्रिपल राइड, नो सीट बेल्ट, फेल इंश्योरेंस जैसे कई चीजों को लेकर चालान काटे गए। बांस व पेड़ के सहारे बिजली सप्लाई दे रही हादसे को न्योता। बोकारो में चास प्रखंड के रितुडीह पंचायत में बिजली लोगों के लिए खतरे की वजह बनती जा रही है, जबकि बिजली लोगों के घरों को रोशन करने के लिए होती है। यहाँ कई जगहों पर बिजली के नंगे तार मकानों की छतों के ऊपर से गुजर रहे हैं। वहीं कुछ परिवार बांस, पेड़ और छतों का सहारा लेकर अपने घरों तक बिजली पहुंचाने को मजबूर हैं। दरअसल विभाग ने पोल लगाने की जहमत नहीं उठाई, जिससे सबसे चिंताजनक स्थिति उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिवंडी की है। स्कूल भवन के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों ने बच्चों और शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे अक्सर खेलते खेलते स्कूल की छत पर चले जाते हैं। ऐसे में जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जबकि ग्रामीणों नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें घरों तक सुरक्षित बिजली पहुंचाने के लिए पर्याप्त पोल और तार की व्यवस्था नहीं की गई। मजबूरी में लोगों ने अपने स्तर पर अस्थायी इंतजाम कर बिजली कनेक्शन लिया हुआ है। रोहिताश्री रॉय बनाए गए झारखंड के नए महाधिवक्ता राजीव रंजन का इस्तीफा हुआ मंजूर। इस्तीफे को लेकर कई तरह की अटकलें। रोहिताश्री रॉय झारखंड के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। ये बड़ा फैसला पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन के अचानक अपने पद से इस्तीफा देने के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है, जिसके बाद नए महाधिवक्ता के रूप में रोहिताश्री रॉय के नाम पर मुहर लगाई गई। अब वे कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। राजीव रंजन साल 2020 से लगातार इस महत्वपूर्ण पद पर बने हुए थे और कई बड़े कानूनी मामलों में सरकार की पैरवी कर रहे थे। उनके इस तरह अचानक इस्तीफा देने के असली कारणों का अभी तक पूरी तरह खुलासा नहीं हो पाया है। इस वजह से राजनीतिक और कानूनी क्षेत्रों में कई तरह की चर्चाएं और अटकलें तेज हो गई हैं और विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। जमीन विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की, गला रेतकर जंगल में फेंका शव। 12 घंटे में पुलिस ने किया मामले का खुलासा। जमीन के लालच में एक बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। पिता और पुत्र के बीच काफी समय से जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपी बेटे ने खौफनाक कदम उठाया और धारदार हथियार से अपने पिता का गला रेतकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद वारदात और को छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से उसने पिता के शव को ले जाकर पास के एक घने जंगल में फेंक दिया। जैसे ही जंगल में शव होने की सूचना मिली, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुस्तैदी और सूझबूझ दिखाते हुए महज 12 घंटे के भीतर इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। शक के आधार पर जब पुलिस ने मृतक के बेटे को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो वो ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सका और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। एक ही रात में 2 घरों से 10 लाख की संपत्ति लेकर चोर फरार। लातेहार जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र के खूरा पंचायत के चमरडीहा गांव में रविवार रात 3 बजे अज्ञात चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने विनय अग्रवाल और अवधेश अग्रवाल के घरों में चोरी कर लाखों रुपए के गहने व नगद रुपए चुराकर फरार हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अग्रवाल बंधु ने बताया कि चोर घर के बरामदे का ताला तोड़कर घर में घुसे थे। वे जिस कमरे में सोए थे उस कमरे में भी चोरों ने अलमीरा खोला था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। बता दें कि घर के अलमीरा में बेटा बहू के सोने व चांदी के गहने थे, जिसे चोरों ने चुरा लिया। उनका कहना है कि करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति चोरों के हाथ लगी है। घटना की सूचना मिलने पर बरवाडीह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार राम व थाना प्रभारी अनुराग कुमार मौके पर पहुंचे और घर का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर छापेमारी कर रही है। NH 33 पर फिर रफ्तार का कहर। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में सोमवार सुबह टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्थानीय निवासी जितेंद्र दास की मौत हो गई। यह हादसा चिलगू गांव के समीप हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल फैल गया।
गौरतलब है कि पिछले 5 महीनों में चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 44 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर जुट गए। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और टाटा रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात कुछ समय के लिए पूरी तरह प्रभावित हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि NH-33 पर वन वे संचालन शुरू होने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं होने के कारण आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। पुलिस विभाग में तबादला, आदित्यपुर व गम्हरिया थाना को मिले नए थाना प्रभारी। सरायकेला जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने आज सोमवार को पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए आदित्यपुर और गम्हरिया थाने में नए थाना प्रभारियों की नियुक्ति की है। जारी आधिकारिक आदेश के तहत अंजनी कुमार सिंह को आदित्यपुर थाना का नया प्रभारी बनाया गया है, जबकि संजय प्रसाद को गम्हरिया थाना की कमान सौंपी गई है। दोनों ही पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने अपने नए पदों का कार्यभार संभालने और क्षेत्र में सक्रिय होने का सख्त निर्देश दिया गया है। पुलिस विभाग का मानना है कि इन महत्वपूर्ण बदलावों से जिले के इन प्रमुख क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की प्रक्रिया को और गति मिलेगी। नए थाना प्रभारियों से लंबित मामलों के जल्द निपटारे और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने को कहा गया है। कोडरमा के सतगावा में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। ये दुर्घटना घोड़सीमर मोड़ के पास हुई, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। मृतक की पहचान गाजेडी निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दीपक कुमार ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपक कुमार गोविंदपुर की ओर से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर गाजेडी लौट रहे थे। इसी दौरान गोविंदपुर से गांवा की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक विपरीत दिशा से आया और उसकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीपक कुमार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की गति काफी अधिक थी, जिससे दुर्घटना की गंभीरता और बढ़ गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सतगावा थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया। इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।